जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक में आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 107, 108 और 109। तो इन तीन पेजेस में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम कुछ व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकारों को जानेंगे, और कुछ प्रकारों में भी बेसिकली हम फ्रायड को पढ़ेंगे और यूंग को पढ़ेंगे। फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं और यूंग जो कि नव मनोविश्लेषणवादी माने जाते हैं। ठीक है, तो बस इन दोनों के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सेशन रहने वाला है। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ थोड़ा और कुछ अदर जानकारी रहेंगे तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं हम पेज नंबर 107, 108 और 109। तो इसमें हम कुछ दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक तो फ्रायड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ यूंग महोदय के बारे में पढ़ेंगे। यूंग जो कि नव फ्रायडवादी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो फ्रायड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आज, और यूंग महोदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, फ्रायड ने बेसिकली व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। व्यक्तित्व के सिद्धांत के तीन भाग बताए। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो वो तीन भाग है हमारे कुछ, एक तो मनोलैंगिक सिद्धांत आ जाता है, और इसके साथ कुछ मनोगतिकी का सिद्धांत है, और पहला संरचना वाला सिद्धांत है, और इनको भी इंटरनल डिवाइड किया गया है। वही यूंग महोदय फ्रायड के बिल्कुल अगेंस्ट कहें, या फिर अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन इनके विचार इनसे मेल नहीं खाते हैं। देखो, फ्रायड का कहना है कि व्यक्ति कामुक होता है मूलतः, जबकि यूं कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्यक्ति आशावादी होता है, अच्छे कामों में लीन रहता है, अच्छे कामों में लग्न रहता है। तो बेसिकली ना कुछ इस तरीके की इन दोनों में द्वंद्व पाया गया है ना। तो फटाफट से अपन देख लेते हैं कि फ्रायड और यूंग में क्या गिवन है। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, 10 से 15 मिनट का सेशन रहने वाला है। तीन पेज में जो भी जानकारी गिवन है ना, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 107, 108 और 109, इन तीन पेज में क्या गिवन है, जो कि धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक के पेजेस की बात करें ना। तो फ्रायड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, फ्रायड का जो सिद्धांत है ना, व्यक्तित्व विभाजन का सिद्धांत, बेसिकली इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग है उनमें थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आने वाली, जैसे कि भाग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्या है हमारा पहला भाग है संरचना से जुड़ा, यानी व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व का स्ट्रक्चर। पहला भाग है व्यक्तित्व की संरचना या व्यक्तित्व का स्ट्रक्चर, संरचना करके। दूसरा भाग आ जाता है व्यक्तित्व की कुछ मनोगतिकी करके, मनोगतिकी। और लास्ट हिस्सा आ जाता है मनोलैंगिक सिद्धांत का, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो इनको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। बाकी यूंग महोदय के बारे में कुछ 5 से 7 कोटेशन जानेंगे, और इसके अलावा थोड़ा सा हम देख लेंगे कि व्यक्तित्व पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। बस 1-2 पॉइंट देखने वाले इसमें, और कुछ व्यक्तित्व के अन्य प्रकारों का भी जिक्र करेंगे जो जनरली पढ़ा नहीं जाता है ना। तो इसके अलावा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखने वाले। देखो, संरचना में क्या बताते हैं? फ्रायड कहते हैं कि मन की संरचना होती और मन में गति भी होती रहती है। तो संरचना और गति को, इस संरचना को इन्होंने फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से पार्ट है? एक तो आकार वाला है और एक कुछ गति वाला है। देखो, आकार वाला आ जाता है और एक आ जाता है गति वाला। तो इसमें क्या क्या है? देखो, आकार में मन को ये कहते हैं चेतन होता है, अचेतन होता है और अर्धचेतन होता है। गति में कहते हैं कि ईड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। तो एक व्यक्ति ईड, ईगो और सुपर ईगो, पूरे दिन भर में ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों ही स्थितियों में गति करता रहता है, या फिर पूरे जीवन काल में कहो, कैसे भी, मतलब ये तीनों ही स्थितियों से गुजरता रहता है एक व्यक्ति। ईड यानी कि आपके भीतर का पशु, ईगो यानी आपके भीतर का इंसान, और सुपर ईगो यानी आपके भीतर का देवता। तो हम दिन में देखो कहते हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि राजसिक, कुछ सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो एक दिन में कुछ दिन का समय काल भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में बटा होता है। व्यक्ति का व्यवहार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में बटा होता है। व्यक्ति विशेष भी सात्विक, राजसिक, तामसिक में बटे होता है। तो इस तरीके से गति भी कुछ ईड, ईगो, सुपर ईगो, तो वहीं से कुछ मेल मिलाप देख सकते हैं इसका। तो मनोगतिकी में क्या जानना है हमको? ये तो हमने जाना संरचना में, और मनोगतिकी में क्या जाननी है? तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, इसमें कुछ हल्की हल्की सी 3 बातें पढ़ने वाले, कुछ खास विशेष नहीं। जैसे मूल प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे कि फ्रायड महोदय ने कौन सी मूल प्रवृत्तियां दी। वहीं ये कुछ चिंताओं की भी बात करते हैं, और इसके साथ कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, दुश्चिंता वगैरह आ जाती है। और एक और कोई ऐसा ही बिंदु है जो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और मनोलैंगिक सिद्धांत में बेसिकली फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत की कुछ 5 अवस्थाएं बताई, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से बस मोटा मोटी हमको आइडिया बढ़ लेना है। थोड़ा सा इसको देखें, डिटेल से देख लेते हैं कुछ आकार के बारे में। देखो, आकार में चेतन है, अचेतन है, अर्धचेतन है, 3 तरीके के मन इन्होंने बताए। तो हम कुछ चेतन, अचेतन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यूंग महोदय के बारे में। तो थोड़ा सा अंडरस्टूड रखेंगे। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टूड रखेंगे कि आकार क्या था, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। देखो, चेतन मन में क्या आता है? चेतन मन में जो हम कॉन्शियसनेस में, जैसे मैं आपके सामने अभी फ्रायड के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो कॉन्शियस अवस्था में आपको पढ़ा रही होती है, ये बेसिकली आपका चेतन मन। अर्धचेतन मन क्या हो जाता है? जब हम कुछ भूल जाते हैं और अचानक से याद आता है, या फिर किसी को कोई चीज देके भूल जाते हैं और फिर हमको कुछ समय बाद याद आता है, तो ये सारी बातें अर्धचेतन क्या जाती है। अचेतन मन में आपकी जो भी दबी हुई भावना है, फीलिंग, इमोशन है, जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया, या फिर गलत ख्याल है, कामुकता है, ये सारी बातें अचेतन मन में आती। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो चेतन मन होता है ना, वो सिर्फ 1/10 हिस्सा होता है। वहीं अर्धचेतन मन का तो कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ अचेतन मन का तो कुछ हिस्सा 9/10 के अराउंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनमें।
और आपका जो चेतन मन होता है ना, वो एक पहरेदार की तरह काम करता है, आपके अचेतन की बातों को बाहर नहीं आने देता। तो बस थोड़ा थोड़ा आइडिया में रखेंगे ना कि चेतन क्या होता है, अर्ध चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है। और जो अचेतन मन होता है ना, ये ईट से जुड़ा होता है। ईट क्या, आपके भीतर के पशु से जुड़ा होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो आप कभी बाहर लाना नहीं चाह रहे हो, है ना। और हमारा कुछ खास कंट्रोल होता नहीं अचेतन पर, लेकिन अचेतन बना हम ही से होता है। हम जो लाइफ टाइम में जो जीवन भर में जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसी से बनता है हमारा अचेतन, लेकिन हमारा कुछ खास कंट्रोल इस पर हो नहीं पाता है। और अचानक से कभी मान लो हम सपने में क्या देखते हैं, अचानक से क्या बोलते हैं, है ना, जो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं वो हमारे अचेतन का ही परिणाम होता है। तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन गति में देखो, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड आपके भीतर का पशु और ईगो आपके भीतर का इंसान और सुपर ईगो आपके भीतर का देवता वगैरह। तो ईडी क्या होता है, जो चीज चाहिए उसको वो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। चाहे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, चाहे लौट जाएगा लेकिन आइसक्रीम लेके ही मारेगा। दूसरा हो जाता है कुछ इंसान की भीतर इंसान आइसक्रीम खानी लेकिन पैसे लेके नहीं, ऐसे चोरी करके नहीं लेंगे, ठीक। और उसके बाद कुछ सुपर ईगो हो जाता है। सुपर ईगो में कुछ इस तरीके से कि आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, नहीं खानी चाहिए, इसकी जगह पे हम एप्पल खाएंगे, इसकी जगह पे हम बनाना खाएंगे, इस तरीके की बात। तो ईड, ईगो, सुपर ईगो कुछ इस तरीके की बातें बताते हैं ना कि ईड क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है और ईगो क्या होता है। वही मनोगतिकी में क्या बताएगा, देखो मनोगतिकी में कुछ मूल प्रवृत्तियों का जिक्र होता है और कुछ दुश्चिंताओं का जिक्र होता है और अहम रक्षात्मक, 3 बातों को इसमें पढ़ा जाता है। खास तो है नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे। देखो मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जो आपके भीतर जन्म से ही मौजूद है ना, उनको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे कि माँ के भीतर जनरली, हर इंसान के भीतर जनरली, और फिर भी औरतों के भीतर किसी भी बच्चे को देखकर लाड़ प्यार उमड़ता है ना, वो भी हमारी मूल प्रवृत्ति है। हमें गुस्सा आता है तो ये भी हमारी मूल प्रवृत्ति। तो कुछ कुछ ऐसे 14 मूल प्रवृत्ति होती है जो हम लेके पैदा होते हैं, जन्म से हमारे साथ होती है, उन्हीं को मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मूल प्रवृत्ति, मूल यानी आपका रूट कोज, रूट रिएक्शन है ना, जो आपको बचपन से साथ लेके पैदा होते ह्यूमन, वो है ना, कई सालों साल के रिफ्लेक्शन, सालों साल के रिपीट करने की वजह से हमारे भीतर मौजूद हो गया। जैसे कि जब से ह्यूमन बीइंग विकसित हो रहा है ना, तब से ही चीजें हो रही है प्रकृति में। गुस्सा आता है हमको, प्यार आता है हमको, तो धीरे धीरे हमारे जीन्स में उतर, इस वजह से अब ये मूल प्रवृत्ति बन गई। जब शुरुआत हुई होगी तब तो मूल नहीं होगी ना, कोई भी चीज शुरुआत में शुरू होती ही, तो अब ये मूल प्रवृत्ति बन गई हमारी। इसके बाद कुछ चिंताएं बताइए फ्राइड ने। और मूल प्रवृत्ति 3 तरीके बताते हैं। कुछ तो होती है जो जीने के लिए कहती है, और कुछ कहती है कि जीवन अच्छा नहीं। एक तो होती है इरोस और थेनाटोस और लिबिडो। इरोस और लिबिडो जो है ना, जीवन मूल प्रवृत्ति, थेनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जो इसमें भी जो इरोस है ना, ये कामुकता वाली, भले कामुकता के सहारे लेकिन जिया तो सही है ना। और थेनाटोस हो जाती है, वो कहती है कि क्या है जीवन में, कुछ नहीं रखा, इस तरीके की। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति हो जाती है, मूल प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद दुश्चिंताओं के भी 3 प्रकार बताती है। नैतिक है, उसके बाद कुछ दुश्चिंता वगैरह, चिंता में एक दुश्चिंता, एक नैतिकता वाली चिंता और वास्तविक चिंता। वास्तविक चिंता मतलब बाढ़ वगैरह आ गई तो वास्तविक चिंता। दुश्चिंता अनावश्यक चिंता कर रहे हो। नैतिक चिंता ये कुछ 10 लोगों को दान दे दिया, 10 लोगों को दान दे दिया, देना 15 को था, तो भाई 5 लोगों को दान नहीं दे पाए, रात को नींद नहीं आ रही, वो नैतिक दुश्चिंता। तो ये कुछ मूल प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। यहाँ हमने कुछ 3 चीजें देखी ना, इस तरीके से कुछ कि मूल प्रवृत्तियां हो जाती है। वहीं कुछ चिंताओं के प्रकार 3 बताए उन्होंने। वहीं कुछ कह देते हैं कि अहम रक्षात्मक युक्तियां क्या जानते हो, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे है, और संतरा मिल गया तो मान लो कुछ नींबू मिल गया तो नींबू मीठा है, इस तरीके की बातें। यानी अहम रक्षा, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना। मैं टाइम से भी नहीं उठ पाया क्योंकि शायद रात को लेट सोया था, है ना, तो इस वजह से बस अपने आप को सेटिस्फाई कर। अगर ये बातें आपको पता चल जाती है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर आपको नहीं पता है तब तक आप सेटिस्फाई करोगे। तो हम रक्षात्मक युक्तियां कुछ इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट तरीके से सेटिस्फाई करती है। नौकरी नहीं मिली तो लोग तो अच्छी होती है कि भाई खेती बाड़ी करेंगे हम, तो लीव लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब चाहे तब लीव ले लो। यहाँ तो प्रिंसिपल के आगे कहना पड़ता है कि छुट्टी दो उनको, ठीक है। तो बस इस तरीके से अहम रक्षा, हमारी खुद की अहम की रक्षा कर लेना। उसके बाद मनोगति की क्या बताते हैं, देखो मनोगति की थोड़ा सा, इसमें 5 अवस्थाएं बताएगी फ्राइड के द्वारा। 1 सेकंड रुकेंगे, बस 1 सेकंड, फिर कंटिन्यू करेंगे। बस मुश्किल से हम 2-5 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनोलैंगिक सिद्धांत में क्या बताया, तो मनोलैंगिक सिद्धांत बेसिकली ना 5 अवस्थाएं बताइए फ्राइड की। कुछ 5 अवस्थाएं, कौन कौन सी 5 अवस्थाएं, कुछ तो कुछ अपने मनोलैंगिक सिद्धांत की फ्राइड के द्वारा कुछ 5 अवस्थाएं बताई जाती है। अब वो कौन कौन सी 5 अवस्थाएं हैं, तो वो अवस्था है हमारी कुछ फ्राइड ने ना कुछ मनोलैंगिक विकास की कुछ 5 अवस्थाएं बताई। देखो पहले तो ये कहते हैं कि आप मतलब आपकी कामुकता कैसे विकसित होती है। सबसे पहले आप मुख को लेकर कामुक होते हो, धीरे धीरे फिर गुदा पे कामुकता आ जाती है, फिर लैंगिक अवस्था लैंगिक अंगों पर आ जाती है, जहां मतलब मेनली अपन मानते हैं हाँ कामुकता का स्रोत, ये कामुकता का स्रोत है ना। तो लैंगिक अंगों पर आ जाती है, उसके बाद सुप्त हो जाती है, उसके बाद कोई कामुकता दिखाई नहीं देती बच्चे में, उसके बाद वापस से लैंगिक अंगों में आ जाती है। तो ये कुछ 5 स्रोत है जहां से बच्चा कामुक होने की प्रवृत्ति को दिखाता है। शुरुआत में वो मुख में मतलब जैसे कुछ मतलब शब्द बोलना है, हर चीज मुंह में लेना है और झाग वगैरह निकालना मुंह से, जो बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है ना, आपने देखा होगा 1 साल तक का बच्चा इस तरीके की कुछ क्रियाएं करता है, तो ये ना उसकी कामुकता का परिणाम होती है। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो है ना गुदा, जैसे उसको मलमूत्र त्याग करना, इसमें अच्छा लगता है, मतलब ये चीजें उसको प्लेजर देती है। आपने देखा होगा बच्चे बार बार प्राइवेट पार्ट को छूते हैं ना, मना करते हैं बड़े, तो इस तरीके से जो बच्चा कुछ काम करता है ना, ये उसकी
कामुकता का रिफ्लेक्शन होता है, जो उसके अंदर कामुकता है ना उसका रिफ्लेक्शन। फ्रायड तो कहती है कि बच्चा तो जन्म से ही कामुक है ना। और देखो रूसो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, बच्चा शुद्ध होता है। कोई ऑगस्टिन कहते हैं कि बच्चा तटस्थ होता है, ना वो कामुक होता है ना शुद्ध होता है ना। तो इस तरीके के अलग अलग मत है अलग अलग विद्वानों के। वहीं इसके बाद कुछ लैंगिक अवस्थाओं पे आ जाती है, फिर धीरे धीरे बच्चा लैंगिक जो हमारे लैंगिक अंग वगैरह है वहां उसकी कामुकता जाकर ठहर जाती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर बच्चा सुप्त हो जाता है, मतलब बच्चे की कामुकता सुप्त हो जाती है, स्कूल वगैरह जाने लग गया, दोस्त वगैरह बनाने लग गया, तो अब उसकी कामुकता का जो पोर्शन है वो पीछे छूट जाता है। और फिर किशोरावस्था में आते हैं फिर वापस से वो लैंगिक कुछ कामुकता की वजह से हो जाता है ना, समलैंगिक आकर्षण हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले तो मुख से कामुक होता है वो, उसके बाद कुछ गुदा से होता है ना, उसके बाद गुदा से होता है, उसके बाद वापस से नहीं लैंगिक अवस्था से और लैंगिक अंगों से, यहाँ पे भी लैंगिक अंगों से यहाँ थोड़ी सी सुप्त अवस्था देखी जाती है। तो थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया रखेंगे, ठीक है, बस हल्का सा ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं युंग मोदे के बारे में। देखो युंग मोदे के बारे में क्या बताया, ये 3 साल तक का रहता है लगभग, तकरीबन 1 साल भर के दौरान, और ये कुछ 3 साल, और यहाँ कुछ खास जीवन नहीं, और ये शेषावस्था का बच्चा है, किशोरावस्था का बच्चा है, ये कुछ बाल्यावस्था का बच्चा है, यानी लगभग 12 साल तक का बच्चा है। ये जस्ट उससे पहले का, मतलब कि कुछ 12 साल से जस्ट थोड़ा पहले का, ठीक है। ये किशोर 18 साल के दरमियान। तो मैंने मोटा मोटी आपको आइडिया दे दी एज क्या होगी इसकी। अब थोड़ा युंग मोदे के बारे में जानते हैं। देखो युंग मोदे क्या कहते हैं, ये बिल्कुल इनकी है, बस कुछ नहीं, इनमें तो मुश्किल से 5 तक बात है कि युंग मोदे की देन फिनिश हो जाएगा। देखो युंग मोदे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है बच्चा कामुक होगा। सबसे पहले बात तो ये कहते हैं कि इंसान जो है, हम इंसान जो है ना वो आशावादी कैटेगरी के, हमें प्रतियोगिता, हमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, लेकिन द्वंद नहीं है। प्रतिस्पर्धा है लेकिन गलाकाट द्वंद, मतलब द्वंद यानी एक लड़ाई का रूप ले लेता है। प्रतिस्पर्धा जब थोड़ा सा लड़ाई का रूप ले लेना, घृणा का, नफरत का रूप ले ले, तो थोड़ा द्वंद बन जाता है। तो हम प्रतिस्पर्धी है लेकिन द्वंदात्मक नहीं है। उसके बाद ये कहते थे कि ये कुछ मन के दो प्रकार बताते हैं, एक चेतन और चेतन, ये 3 बताते हैं, अर्ध चेतन भी बताते हैं ना। इसके साथ कुछ 1-2 बातें और आ जाती है, व्यक्तित्व की 5 कैटेगरी बताते हैं, है ना। कुछ व्यक्तित्व की 5 कैटेगरी बताते हैं, और मानव विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटते हैं। थोड़ा सा इनका नाम अलग होता है, मानव विकास की अवस्था में शिशुअवस्था, लास्ट में प्रौढ़ावस्था, बीच में कुछ किशोरावस्था में थोड़ा सा आगे पीछे हेरफेर करते हैं, किशोरावस्था बाल्यावस्था में, बाकी सब एज बताते हैं। व्यक्तित्व में 5 तरीके बताते हैं, एनिज्म है, एनिमा है। एनिमा वो होता है कि एक पुरुष के भीतर स्त्री के गुण दिखाई देता है। एनिज्म होता है कि जब एक स्त्री के भीतर पुरुष के गुण दिखाते हैं उसको एनिज्म कहते हैं। और इसके साथ कुछ बहिर्मुखी करके और इसी तरीके के कुछ 2 नाम और बताते हैं, ठीक, 2 प्रकारों बताते हैं व्यक्तित्व के। तो ये कुछ व्यक्तित्व के 5 प्रकार बताते हैं, और ध्यान रखेंगे। और ये कुछ मन के 4 प्रकार, मैंने 4 टाइप के लिए लिखा, हाँ अवस्थाओं के लिए 4 लिखा है ना, तो 4 2 रखना 4 की पावर 2 रखो, क्योंकि है ना मन की वापस से एक और बार मन को कैटेगराइज करते हो, 4 प्रकार बताते हैं। कुछ संवेदना है, भाव है, और कुछ इसी तरीके से 2 और लमसम, ठीक है। तो इस तरीके से ये मन के भी 4 प्रकार बताते हैं। इसके बाद कुछ यूं होते आ जाते हैं, कहते हैं व्यक्तित्व को अगर आपको नापना हो तो शब्द साहचर्य विधि से नापो। ये तो फ्राइड मोदी भी यही कहते हैं कि शब्द साहचर्य, आप अगर आपके सामने प्यार एक शब्द कहा जाए तो आपके जमीन किसका नाम आता है, माँ बाप का आता है, गर्लफ्रेंड का आता है, दोस्त का आता है, किसका आता है, रिश्तेदार का आता है, किसका आता है, नफरत कहा जाए तो किसका आता है, अपनापन कहा जाए तो किसका आता है ना, जिज्ञासा कहा जाए तो, रोमांच कहा जाए तो किसका आता है, मनोरंजन कहा जाए तो कौन सी फेवरेट मूवी का नाम, ये सब इससे पता चलता है कि आप क्या हो बेसिकली, है। अगर रोमांस वाली मूवी का नाम लिया जाए, मतलब फेवरेट कोई भी आपको कुछ मूवी बताने का कहा जाए, फेवरेट मूवी, तो आप 3 इडियट कहते हो या फिर कुछ और कहते हो, XYZ, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम क्या है ना। बस मोटा मोटी हमको थोड़ा सा ये आइडिया लेना था। और इसके अलावा कुछ 1-2 बातें और आ जाती कि जैसे फ्रायड कहते हैं कि बस ये आशावादी हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, ये ना फादर टाइप, मदर टाइप, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फादर टाइप हो गया, मदर टाइप हो गया, जैसे कि हीरोइक टाइप हो गया, जैसे कि एनिम्स हो गया, एनिमा हो गया, ये तो मैंने कही थी आपको, एनिम से एनिमा। तो इस तरीके से ये टर्म युंग महोदय के द्वारा इस्तेमाल किए गए। बस इतनी बातें आती है युंग की। और ये जो युंग है ना, ये फ्रायड के बाद आए, यानी ये नव फ्रायडवादियों की कैटेगरी में आते हैं। और नव फ्रायडवादियों की कैटेगरी में और कौन कौन आता है, तो अन्ना फ्रायड भी आती है, एडलर भी आता है, और सिल्लीवन करके एक विद्वान वो भी आते हैं, है ना, सुल्लीवन करके। और युंग महोदय तो है ही सही हमारे, और कुछ हॉटमैन है और हॉर्नी करके। तो ये कुछ 4-5 विद्वानों के नाम है जो नव फ्रायडवादियों में आते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्रिकी तरीके से बताती हूँ। कुछ हैश करके ध्यान रखिए, नव फ्रायडवादियों के नाम लिख देती हूँ क्योंकि ये युंग भी नव फ्रायडवादी, ठीक है। तो हैश करके आ जाता है, देखो ऐसे हमारे हॉर्नी वगैरह, हॉटशॉन वगैरह, ऐसे अपने अन्ना फ्रायड वगैरह, और कुछ ऐसे अन्ना फ्रायड, और एक और आ जाता है कुछ एरिक एरिक्सन करके, मे बी, हाँ एरिक एरिक्सन भी नव फ्रायडवादी है। उसके बाद ऐसे अपने आ जाता है कुछ सुल्लीवन करके। इस तरीके से आप मोटा मोटी ध्यान रखोगे कि नव फ्रायडवादी कौन है ना। और वाई से युंग, मतलब युंग तो है ही हमारे। तो इस तरीके से हमने इन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अलावा जो कुछ बच्चे को जो जानकारी है ना उसको कवर करेंगे, बस मुश्किल से 1-8 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बस 1-2 मिनट और देख लेते, कुछ बच्चे कुछ बातें जो रह जाती। देखो यहाँ पे ना कुछ अन्य वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यक्तित्व के अन्य वर्गीकरण करने के लिए कौन आते हैं, अन्य वर्गीकरण करने के लिए आए हैं हमारे कुछ 3 से 4 विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें हम कहते थे पहले तो भायोला हो गए, देन फिर अपन हॉलैंड वगैरह कहते हैं। मान लो भाई आपका हॉलैंड जाता है, केन यानी पानी की केन लेके भी मतलब पानी की केन साथ में लेके गया। और इसके अलावा कुछ पोल कास्टा रोबोट करके, पोल कास्टा
पोलकास्टा रोबोट करके, एक पोलकास्टा रोबोट करके एक नाम आता है, ठीक है। देखो बायोलॉजी के द्वारा बेसिकली ना कितने प्रकार बताए गए, तो कुछ माइक्रो मैक्रो कहते हैं, माइक्रो वगैरह हो जाता है, माइक्रो वगैरह हो जाता है, देन मैक्रो वगैरह हो जाता है, और माइक्रो स्प्लांकिक, मैक्रो स्प्लांकिक और नॉर्मो स्प्लांकिक, इस तरीके के नाम बताते हैं। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। हॉलैंड 6 प्रकार बताते हैं, ये 3 और 6, ये कौन सा बताते हैं, तो यही एक हो जाता है राजनीतिक होता है, एक सामाजिक हो जाता है, रूढ़िगत वगैरह हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखोगे कि RS वाई और काउ CAU। RS ने गाय को क्यों मारा है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, अगर कोई और जिले से भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आर से कुछ रूढ़िवादी हो जाता है, ए से कुछ अनुसंधान वाला सामाजिक वगैरह हो जाता है, और वाई से हमारे कुछ यथार्थवादी हो जाता है, के से कलात्मक और ए से अन्वेषण वाला, और यू से थोड़ा सा यू से स्किप रखेंगे। ओके, केलन 7 बताते हैं, लेकिन कौन से बताए नहीं, क्या है पोलकास्टर ने 5 बताए हैं, तो कौन से है, तो इसको ध्यान रखेंगे कुछ अपन ट्रिकी तरीके से ABCD। देखो ए से अपने कुछ अनुभवों का खुलापन वगैरह, एक और एक और कुछ आता है, ए से अनुभव, या फिर एक तो अनुभव का खुलापन है, बी से बहिर्मुखता है, सी से कुछ सहमति। देखो सी के लिए अपन एस स के लिए सी भी कर सकते हैं इस्तेमाल, तो इस वजह से सहमतिशीलता, और टी से अपन तंत्रिका ताप करके कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें। अन्य विद्वानों का वर्गीकरण, और मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी ना कि किस किस का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर, प्रभाव से 2-3 शब्द ध्यान रखो, कौन कौन से। एक तो कुछ एडलर आके कहते हैं कि परिवार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और एडलर कहते हैं परिवार का, ठीक है, और क्रो कहते हैं नहीं स्कूल का बहुत ज्यादा पड़ता है। वही संस्कृति का कहने वाले आ जाते हैं, कुछ मिड है और रीड है, और मिड है और कुछ रूट करके, देखो बीच रास्ते में मिड रूट ध्यान रखो। इसके अलावा कालीलक वगैरह आ जाते हैं। कालीलक तो ये तक कहते हैं कि संस्कृति का बहुत अहम योगदान होता है, कालीलक पूरा कोटेशन देते हैं कि संस्कृति का बहुत अहम योगदान होता है। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां, देखो ग्रंथि का भी पड़ता है, जानते हो ना, एड्रिनल ग्रंथि, 3 ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। एक तो पीयूष ग्रंथि, मतलब बहुत सी पड़ता है, लेकिन 2-3 का जिक्र कर देते हैं। पीयूष ग्रंथि बोना छोटा, एड्रिनल ग्रंथि आपकी भावनाओं पर प्रभाव डालती, वही टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हमारे लिंग हार्मोन पर प्रभाव डालती है ना। तो इस तरीके से मोटा मोटी ग्रंथियों को ध्यान रखोगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। तो आज के पूरे सेशन में हमने क्या देखा, देखो मेनली हमने जाना फ्रैड के बारे में, मेनली हमने जाना ह्यूमन के बारे में। देखो फ्रैड किस तरीके की व्यक्ति है, बेसिकली ना फ्रैड के द्वारा कुछ, फ्रैड के जो सिद्धांत है ना, फ्रैड का जो सिद्धांत उसको क्लासिकल शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्लासिकल मनोलैंगिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बेसिकली इन्होंने बस इतना ही बताया कि आप व्यक्तित्व को देखना चाहते हो तो 3 तरीकों से व्यक्तित्व को देख सकते हो, व्यक्तित्व की संरचना को देख सकते हो, व्यक्तित्व की गति को देख सकते हो, उसके बाद मनोलैंगिक सिद्धांत से आप व्यक्तित्व को जान सकते हो। तो ये 3 तरीके बताते हैं जिससे आप व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हो। आकार, और इसमें फर्स्ट वाले में आकार और गति को पढ़ते ना, फर्स्ट वाले में आकार और गति को देखते हैं, जिसमें चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, और लास्ट में अपन ईगो सुपर ईगो कहते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं गति के आधार पर, जैसे कि आप में ग्रंथियां, आप में जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको देखकर आप व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हो। आम रक्षात्मक युक्तियों का आप प्रयोग करते हो, ज्यादा करते हो तो बता सकते हो कि आपको है ना, आप मेहनती नहीं हो, क्योंकि ज्यादा आम रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करते ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। तो चिंता कितने तरीके की हो सकती है, किस कैटेगरी में, मतलब आप किस तरीके की चिंता ज्यादा करते हो, नैतिक चिंता करते हो, मतलब आप कितने नैतिक पर्सन हो ना, थोड़ा सा कुछ होता है तो आपको बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से देखा हमने। और फिर लैंगिकता के आधार पर इस समय कामुक होता है, उस समय नहीं होता, उस समय सो जाती कामुक का, तो इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रैड का था सारा डिस्कशन था। इसके बाद हमने बाद में पढ़ा हमने कि नव फ्रैड में यूं आते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है इसके। थोड़े से हमने कहते हैं कि नहीं इंसान ऐसा नहीं होता है ना, कुछ अलग टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है इंसान, बेसिकली इंसान बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें कहते हैं, इनका विचार थोड़ा इनसे अलग होता है। और कुछ 5 प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं देते हैं, 4 प्रकार के मन के प्रकार बताते हैं। मन के प्रकार 2 भी बताए इन्होंने, कहते हैं व्यक्तित्व को नापना हो तो व्यक्ति इतिहास विधि से नाप सकते हैं। और ये कुछ फादर टाइप, मदर टाइप, हीरो टाइप, एनिज्म, एनिमा, इस तरीके के शब्दों का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यही करते हैं। और नवफ्रैड लास्ट में हमने थोड़ा सा अन्य विद्वानों के अनुसार वर्गीकरण और नवफ्रैडवादियों के कुछ नाम भी देखे। और ग्रंथियां, अन्य नवफ्रैडवादियों के नाम तो यूं के साथ ही पढ़ लिए थे। और ग्रंथियां जो प्रभावित करते हैं हमारे व्यक्तित्व, मतलब जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं वो कारक, और थोड़ा सा हमने अन्य वर्गीकरण को पढ़ा। तो ये था हमारा पूरा सेशन। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।